हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और आज की क्लास में आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं क्लास 10th का एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़कर जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली है। और बहुत आसान से आसान शब्दों में इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और उससे भी बड़ी बात, आपका चाहे मीडियम इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, मेरी पीडीएफ स्लाइड्स इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन जो मैं बोलूंगा या जो मैं समझाऊंगा वो सब कुछ हिंदी में। तो ये कहीं ना कहीं जो लेक्चर है वो भी कैसा रहेगा, बाइलिंगुअल। ठीक है ना, बाइलिंगुअल रहेगा। इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इसको बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम इससे पहले हम क्या करते हैं, दो देशों के बारे में पढ़ते हैं, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी चीजें देखिए कि क्या क्या है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम ना यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो कि कितना कितना छोटा है, हरियाणा से भी, हमारा जो भारत का राज्य है हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है। इसके जो बॉर्डर है, इसकी सीमाएं किससे लगी हुई हैं, फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। ठीक है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से इनकी इसकी सीमाएं लगी हैं बेल्जियम की। इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है, 1 करोड़ से, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। और इसकी जो पॉपुलेशन है, अगर हरियाणा से तुलना करें तो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन है। हमारे भारत राज्य की, हरियाणा की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे आधी पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब हो गया बेटा जातीय, कि मतलब जो यहाँ जातीय चीजें हैं ना, जातीय कंपोजिशन क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बहुत सारे मतलब यहाँ पर क्या है, जातीय लोग रहते हैं। कौन कौन से, देखो इसमें एथनिक कौन कौन से, एथनिक है क्या। एथनिक एक ऐसा एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सामाजिक डिवीजन जो किस पर शेयर रहता है, वो डिपेंड रहता है, शेयर कल्चर। मतलब एक तरह की कल्चर हो, एक तरह की भाषा हो, तो वो क्या होता है, वो एक तरह के एथनिक ग्रुप होते हैं। मान के चलिए कि भारत में जिस जैसे, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, धर्म से कोई मतलब नहीं है। एथनिक का मतलब हमारी कल्चर, हमारा, हम क्या करते हैं, हमारा रहने का तरीका, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। जैसे इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में क्या है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत में क्या है, आप देखो हिंदी बोलने वाले ज्यादातर राज्य हैं उत्तर भारत में। और उसके मुकाबले अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले राज्य हैं, और उनकी, नॉर्थ इंडिया की जो उत्तर भारत के लोग हैं वो अलग कल्चर, उनकी अलग कल्चर है, और दक्षिण भारत की अलग कल्चर है। लेकिन इनका जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, दोनों डिफरेंट एथनिक ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है ना, एथनिक मतलब अलग अलग जाति के, जाति तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इनका कल्चर अलग होती है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, देखो अब बेल्जियम में जो जातीय कंपोजिशन है उसको देखें। कंपोजिशन का मतलब कि इनकी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है किस तरह से बनी है, कौन कौन से इसमें जातीय ग्रुप पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले, ये कंट्री पूरे के पूरे देश के रूप में देखें तो इसमें 3 एरिया हैं, एक है फ्लेमिश एरिया, एक है वेलोनिया एरिया और एक है ईस्टर्न एरिया। फ्लेमिश, अच्छा हिंदी में भी इनका नाम यही है बेटा, फ्लेमिश है, और कौन सा वेलोनिया, और दूसरा कौन सा, ईस्टर्न। ठीक है, जो फ्लेमिश एरिया है ये लगभग पूरे देश का 59% है, वेलोनिया एरिया ये 40%, और ईस्टर्न एरिया वो केवल 1%। फ्लेमिश एरिया में कितने, डच, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से हैं, डच लोग जो डच बोलते हैं। वेलोनिया एरिया में फ्रेंच बोलने वाले और ईस्टर्न एरिया में जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस बात को ध्यान रखिए। देखो जैसे कि इसमें दिख रहा है फ्लेमिश, फ्लेमिश ये जो पूरा येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये फ्लेमिश एरिया है। उसके बाद वेलोन एरिया कौन सा हो गया, वेलोन एरिया पूरा ये जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट जो है ये वेलोन एरिया है, जिसमें फ्रेंच, यहाँ डच बोलने वाले लोग हैं, कौन सी, डच। और यहाँ कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं ज्यादातर, यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं कहाँ गया, फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले। और तीसरा फिर फ्लेमिश,
ये बीच में जो छोटा सा ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, ये तो फ्लेमिश है ना। और इसके बाद ये ब्रुसेल, ये यहाँ की कैपिटल है, अभी बताते हैं उसके बारे में भी। और जर्मन स्पीकिंग, ये छोटा सा एक हिस्सा जो दिख रहा है ये जर्मन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी कैपिटल, ये जो ब्रुसेल, ये क्या नाम है, जो हमारा देश है बेल्जियम, ये किस किस से डिपेंड किस किस देश से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, तो जर्मन भी एक उनमें से है। अभी देखो कैपिटल अगर ब्रुसेल, जर्मन ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल, इसकी बात करें तो 80% लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग कौन है, डच। ठीक है, 20% डच, यानी कि यहाँ पर जर्मन बिल्कुल है ही नहीं। तो हमने इसमें एक बात देखा, इसके एथनिक ग्रुप, इसके एथनिक ग्रुप में कौन कौन है, या तो डच है, या फ्रेंच है, या फिर जर्मन। ठीक है, तीन तरह के लोग हैं इसमें, तीन एथनिक ग्रुप। उसके बाद अगली चीज, ज्योग्राफिकल पोजीशन। अगर ज्योग्राफिकली देखें कि ये कहाँ पर है, तो एक बहुत छोटा देश है यूरोप का, बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अभी अभी पढ़ा, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग के साथ। एरिया भी हमने पढ़ा कि ये हरियाणा की आधी पॉपुलेशन का है, और 1 करोड़ से भी कम, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है। एथनिक कंपोजिशन देखा, 19% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डच डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और जो डच बोलने वाले 60% लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। फ्रेंच बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं, वेलोनिया एरिया में। और 1% जो लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, और ब्रुसेल जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच। ठीक है, 20% लोग केवल डच बोलते हैं यहाँ पर, ये ब्रुसेल राजधानी में। राजधानी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राजधानी से ही किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, आगे इसी तरीके से एक दूसरा हमने देश देखना है, जो कि श्रीलंका। श्रीलंका को आप जानते होंगे, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश भी है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में देखें तो यहाँ देखो दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। एक है सिंहला, ये सिंहला यानी कि सिंहली। ठीक है, एक तो सिंहली लोग, जिनका की धर्म क्या है, बौद्धिस्ट, जो बुद्ध धर्म के हैं, ये 74% है। और 18% कौन है, तमिल, 18% तमिल है। और ये तमिल में भी इसमें दो तरह के कंपोजिशन है। एक जो 18 है, 18 में से ही 13% जो है वो कौन है, श्रीलंका के तमिल खुद हैं। और 5% कौन है, भारतीय तमिल, जो भारत से श्रीलंका में चले गए हैं। ठीक है, वो भारतीय तमिल है। और ये जो तमिल है वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, लेकिन जो सिंहली है वो कौन है, केवल और केवल बौद्धिस्ट धर्म के हैं। ठीक है, और 7% क्या है इसमें, क्रिश्चियन, जो क्या करते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंहली भी भाषा बोलते हैं। तो ये कंपोजिशन है किसका, श्रीलंका का। याद रखिएगा ये पेपर के लिए। दोबारा अगर मैं बताऊं आपको, श्रीलंका में 3 कम्युनिटी मिलती हैं, दो मान लो मेन, एक है सिंहली और दूसरी है तमिल। जो सिंहली है वो 74% उसकी पॉपुलेशन है, और वो वहां उनका धर्म क्या, बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म के हैं ये सारे। और फिर बाकी 18% कौन है, तमिल। और इन तमिल में दो हैं, एक श्रीलंका के खुद के वहां के तमिल, और दूसरे भारत से जो गए हैं वहां के वो तमिल, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और बाकी 7% क्रिश्चियन है, जो कि तमिल और सिंहली दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा श्रीलंका का मैप है। इस एथनिक ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो हमें सारे दिखाई देंगे। जैसे ये येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पूरा पार्ट, ये जितना भी आपको येलो दिख रहा है, इसमें सारे सिंहली बोलने वाले लोग रहते हैं। उसके बाद ये जो ऑरेंज वाला है, ये श्रीलंकन तमिल, ऑरेंज वाले पार्ट में श्रीलंकन तमिल है सारे के सारे जो रहते हैं। इसके बाद जितना भी आपको डार्क वाला दिख रहा है ना, डार्क, ये डार्क, ये ब्राउन कलर का, इस वाले पूरे पार्ट में कौन है, इंडियन तमिल रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे से पार्ट हैं ये वाले, इनमें कौन है, इनमें सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुस्लिम भी कौन से, तमिल। तो ये श्रीलंका का कंपोजिशन है। अब एक बार ज्योग्राफिकल पोजीशन देखे श्रीलंका की, कि कहाँ है, कैसी पॉपुलेशन है। तो ये छोटा सा एक आइलैंड है जो कि एशिया में है, और तमिलनाडु के एकदम उत्तर में पड़ता, वो दक्षिण में दिखता है आपको। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी कितनी है, लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश की, दो, लगभग हरियाणा के एकदम बराबर पॉपुलेशन। एथनिक कंपोजिशन इसका भी देखिए, जातीय इसका अगर कंपोजिशन देखे तो कितना है, 74% कौन है, सिंहली, 18% तमिल, जो हमने बताया कि 74% जो है सिंहली भाषा बोलते हैं। और उसके अलावा 18% कौन बोलते हैं, तमिल, तमिल भाषा। और 18 में अभी अभी बताया था कि 13% जो है वो श्रीलंका के खुद के हैं। देखो यहाँ पर दिखेगा, तमिल्स जो हैं, श्रीलंकन तमिल्स नेटिव, नेटिव मतलब मूल, मूल जो श्रीलंका के ही हैं वो 13% है। और इंडियन तमिल, जिनके की दादा परदादा
इंडिया से श्रीलंका में चले गए रहने के लिए, वो हैं वो कॉलोनियल पीरियड यानी कि अंग्रेजों के समय में ही, तो वो वहाँ 5% है लगभग। रिलीजन इनका कौन सा है? सबसे ज्यादा जो धर्म है, मोस्ट ऑफ द सिहलीज स्पीकर्स आर बौद्धिस्ट। सबसे बड़ा धर्म जो है वो श्रीलंका में बौद्धिस्ट है, और वो जो सिहली भाषा बोलते हैं ना, उसी धर्म के लोग सारे के सारे क्या हैं? सिहली यानी कि बौद्धिस्ट हैं। उसके बाद दूसरा क्या, मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, और ज्यादातर जो तमिल है वो क्या है? हिंदू है या फिर मुस्लिम है। और क्रिश्चियन जो है वो तमिल भी बोलते हैं और सिहली भी बोलते हैं। ये कंपोजिशन आपको बहुत जरूरी है याद रखने वाला, ठीक है, दोनों देशों का। अगला, हाँ, मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिनिज्म का मतलब होता है बेटा बहुलवाद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वर्ड है सॉरी, बहुलवाद। श्रीलंका में बहुलवाद क्या है? देखो, इस चीज को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पावर शेयरिंग और ये दूसरी चीजें क्या क्या होती हैं, इनको क्या बोला जाता है। देखो, जैसे श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन, श्रीलंका को जो आज़ादी मिली कब मिली? 1948 में, इंग्लैंड से, ब्रिटिश से। सिहली लीडर्स जो थे वो थे डोमिनेंस, इनका जब क्या था, काफी ज्यादा प्रभुत्व था शासन पर, बहुत ज्यादा प्रभुत्व था सरकार पर। तो ये क्या, क्यों? क्योंकि ये सब क्या थे? मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या होता है? बहुमत। ये सभी के सभी किसमें थे? बहुमत में थे बेटा, ये सभी बहुमत में थे। सिहली लोग, याद रखना, सिहली नेता सारे बहुमत में थे, तो इन्होंने ही सरकार में, इन्हीं का प्रभुत्व था सिहली लोगों का, क्योंकि ये 74% हमने पढ़ा ना इनका। मेजोरिटिनिज्म, बहुलवाद, देखो ये क्या होता है बहुलवाद। ए बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन व्हेनेवर विच एवर दे वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब बहुलवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार जो जो भी ग्रुप, जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय उस देश में सबसे ज्यादा मात्रा में है, वो सभी मिलकर शासन करेंगे देश में। अब चाहे जो छोटे छोटे समुदाय हैं, जैसे तमिल है या फिर क्रिश्चियन है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उनकी बातें नहीं सुननी, बस अपने हिसाब से शासन चलाना, इसी को बोलते हैं बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद का मतलब जिसकी भी मेजोरिटी है, जिसका भी बहुमत है, जो सबसे ज्यादा है शासन में, शासन व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा है, उसी का शासन चलेगा, इसी को बोलते हैं हम मेजोरिटनिज्म। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड एज सीरीज ऑफ मेजोरिटीज पॉलिसीज टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ऑन द कंट्री। देखिए, तो जो सरकार थी उसमें भी सिहली नेताओं का ज्यादा प्रभुत्व था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि सरकार में जितने भी ये सिहली लोग हैं ना, उनको ही क्या मिल सके? ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे कि सिहली लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। किसको अनदेखा कर दिया गया इसमें? श्रीलंका में तमिल, जब ये पूरा का पूरा कानून बन रहा था उनका, तो तमिल लोगों को और दूसरा क्रिश्चियन लोगों को। ठीक है, 1956 का एक एक्ट था, ध्यान से सुनना, उसके अनुसार क्या था? वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिहली, सिहली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें यह कहा गया कि सिहली जो है इस देश की राज्य भाषा होगी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा। वो कौन सी? 1956 के एक्ट के अनुसार। इसका मतलब जो तमिल भाषी, जो तमिल बोलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग फील करेंगे कि हमारे देश में हमारा तो चल ही नहीं रहा। प्रेफिडेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिहली एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज। और ये भी कहा गया जी, जितने भी कानून बनाए गए ना, जो भी सिहली लोग हैं, मतलब ऐसे कानून बनाए गए कि यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में और जॉब में, जहां हर जगह पर किनको, जितने भी सिहली लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिले, उनको ज्यादा तवज्जो मिल सके, मतलब प्रेफरेंस मिल सके। एक नया संविधान बनाया गया जिसमें कि क्या हुआ? एक नए संविधान, उसने क्या किया? उसने इस बात पर जोर दिया कि बुद्धिज्म, देश में बुद्धिज्म बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धर्म के लोग हैं श्रीलंका में वो कौन से हैं? बौद्ध धर्म के, और बुद्धिज्म बढ़े, ऐसे कानून, ऐसा ही संविधान बनाया गया। ठीक है, ये तो हमारी बात थी श्रीलंका की, जो किस पर आधारित बन गया? पूरा का पूरा राज्य बहुलवाद, मेजोरिटिज्म पर। और वो मेजोरिटिज्म, यहाँ पर जो बहुलवाद था किसका था? सारा का सारा सिहली लोगों का। आगे देखिए, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मतलब होता है बेटा अलगाववाद। ठीक है, अब यहाँ पर किसके? तमिल्स, जो तमिल लोग हैं ना, तमिल लोगों में अलगाववाद की भावना पैदा हो रही है। देखो, पहले मैं अलगाववाद बताऊं क्या होता है। अलगाववाद का मतलब होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं
उस देश में कभी हमें ऐसा लगे कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमारे अनुसार कानून नहीं बन रहे, जो कि ऐसे कानून नहीं बन रहे जो कि हमें फायदा पहुंचाए जा सकें। जैसे कि सिंहली लोगों ने क्या किया, अभी पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा कि उन्होंने एक ऐसे कानून बना दिए जिससे कि जो जॉब है और यूनिवर्सिटी में जितने भी एडमिशन्स हैं उनमें सिंहली लोगों को ज़्यादा वो मिले, प्रेफरेंस मिले। तो मतलब इनको लगा कि ये हम इस देश से ही संबंधित नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा फीलिंग आने लगी कि एकदम अलग इनको कर दिया गया, एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना कि चावल में से धान अलग कर दिया जाता है या कुछ गंदगी अलग कर दी जाती है, तो इनको भी एक ऐसी फीलिंग आई अलगाववाद की कि मतलब चाय में से मक्खी हटा दी जा रही है। तमिल फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब। तो तमिल्स को यही लगा कि जो जॉब्स हैं उनमें भी इनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जैसा मैंने बताया। तो जो रिलेशन था, जो संबंध था किनके बीच, सिंहली लोगों और तमिल लोगों के बीच में, वो क्या हुआ समय के साथ और बिगड़ते चले गए, बहुत ज्यादा बिगड़ते चले गए। किन लोगों के बीच में बेटा, सिंहली और तमिल, ठीक है। सिंहली और तमिल लोगों में क्या हुआ, और ज्यादा के मतलब समय के साथ और ज्यादा क्या हुआ, इनके संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकन तमिल डिमांड, श्रीलंका के तमिलों की क्या क्या डिमांड थी। रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, की तमिल जो है भाषा, देखो अब यहाँ पर अलगाववाद की पहचान, अलगाववाद किनको फील हो रहा है, किनको लग रहा है कि हम इस देश के निवासी तो हैं लेकिन हमारा इसमें इस देश में नहीं सुना जा रहा है, हमको अलग कर दिया गया तमिलों को। तो तमिलों की क्या क्या मांगे थी, डिमांड क्या क्या इनकी मांगे थी। इनकी पहली मांग थी कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, जबकि इन्होंने क्या किया था 1956 में सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय प्रभुता मिले, जहां पर भी हम तमिल हैं वहां पर, देखो ये ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो क्या ये कहा गया कि रीजनल ऑटोनॉमी की मतलब स्वायत्ता, जो भी जहां जहां पर भी तमिल लोग हैं वो अपना शासन खुद करें, ऐसा बोला गया, ठीक है, ऐसा कहा गया। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन एंड जॉब्स, बाय 1980 1980 तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड एंड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंस तमिल इलम स्टेट। और देखो 1980 तक आते आते क्या हुआ, कुछ तमिल राज्य भी बने जिन्होंने किसकी मांग करी, जिन्होंने केवल मांग करी इसकी कि एक अलग से तमिल राज्य बने, तमिल स्टेट बने। तमिलों की मांग थी 1980 तक आते आते कि एक हमें मतलब जो श्रीलंका इसी में ही एक अलग राज्य बांट दो जो कि केवल किसका हो, तमिल का हो। कहाँ कौन से हिस्से पर, उत्तरी और पूर्वी हिस्से पर। डिस्ट्रस्ट बिटवीन, देखो दोनों ये जो समुदाय थे इनके बीच का जो विश्वास था, ये श्रीलंका में क्या हुआ, इससे इससे सिविल वॉर बन गया, ये सिविल वॉर की ओर ले गया श्रीलंका को। सिविल वॉर का मतलब होता है बेटा गृह युद्ध। देखो मैं गृह युद्ध बताता हूँ आपको क्या होता है। गृह युद्ध का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि जहां पर कि एक देश में जो युद्ध होता है, युद्ध की हालात तो होते हैं, युद्ध हो भी रहा होता है उसमें, लेकिन किसी दूसरे बाहर के देश से नहीं, वो वहीं पर जो वहाँ के लोग रह रहे हैं वही आपस में एक समुदाय दूसरे समुदाय से जब लड़ रहा होता है तो उसी को बोलते हैं गृह युद्ध। और ये गृह युद्ध बाहरी युद्ध से भी खतरनाक होता है। क्यों पता है, बाहरी युद्ध जो है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन गृह युद्ध क्या होता है, कब खत्म होगा इसका किसी को नहीं पता, कब तक ये दोनों समुदाय आपस में लड़ते रहेंगे किसी को नहीं पता। एक जो ये गृह युद्ध यानी कि जो सिविल वॉर है, ये एक देश को दीमक की तरह एकदम खत्म कर देता है पूरा का पूरा। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है ना, उसी तरीके से सिविल वॉर एक देश को पूरा खत्म कर सकता है। हजारों लोग मारे गए दोनों कम्युनिटी से इसमें, और कॉज टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश की बहुत सारी चीजों पर भी असर बुरा पड़ा। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब देखो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम की हम बात अगर करें, याद कीजिए बेल्जियम की जो एथनिक ग्रुप है यहाँ पर कौन कौन से थे, याद कीजिए। यहाँ पर थे सबसे पहले डच, फिर दूसरे थे फ्रेंच और तीसरे थे जर्मन। तो यहाँ पर इसने बेल्जियम ने क्या किया, इन तीनों को समुदायों को ठीक करने के लिए बिटवीन 1970 टू 1993 बेल्जियन लीडर्स, देखो अमेंडेड, अमेंडेड मतलब संविधान में संशोधन, संविधान में इतने सारे संशोधन किए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 टाइम्स
4 बार संशोधन किए गए ताकि सभी लोगों को एक साथ लाया जा सके और शांति से रहा जा सके देश में। ये तीनों समुदाय आपस में ना लड़े, ऐसी कोशिश की गई ये बेल्जियम लीडर द्वारा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक तो होती है देश में केंद्रीय सरकार जो सबसे ऊपर होती है, उसमें क्या किया गया, केंद्रीय सरकार में जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिखी है, ठीक है, केंद्रीय सरकार, इस केंद्रीय सरकार में ना बराबर का दर्जा दिया गया किसको, डच डच भाषी और फ्रेंच के और डच के लोगों को, जो मिनिस्टर्स थे उनको। डच भी बराबर, देखो डच और फ्रेंच बराबर नहीं थे जबकि यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ जब ये केंद्रीय सरकार बनी तो इसमें जो मंत्रियों की संख्या थी, जो ये मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स जो थे, ये मंत्री जो थे, डच भी मंत्री बराबर, डच और दूसरे फ्रेंच जो मंत्री हैं उन दोनों की संख्या बराबर रखी गई, ताकि सम लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट टू मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। और दोनों के जो लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा बोलने वाले हैं उनमें से क्या, उनको स्पेशल लॉज भी बनाए गए ताकि जो मेजोरिटी में है उसको थोड़ा सा और आगे तवज्जो दी जा सके, लेकिन मंत्रियों को बराबर रखा गया ताकि इनमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कि हमें आगे रखा है और हमें पीछे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट्स, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारी जो मतलब वो थी ना राज्य की, ये जो राज्य सरकार में क्या था, मैनी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की बहुत सारी पावर जो थी वो राज्य सरकार को दे दी गई, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि केंद्रीय सरकार से संबंधित नहीं थी। जैसे मान के चलिए आप देखो, मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताता हूँ। भारत में आप देखोगे दो तरह की सरकारें होती हैं, एक कौन सी, एक केंद्रीय सरकार जिसमें हमारे देश का मुखिया है प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ एक राज्य में भी अलग सरकार होती है जिसमें कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। तो केंद्र में जो सरकार है, पूरे देश पे जो शासन कर रही है वो केंद्रीय सरकार, और जो केवल राज्य में सरकार शासन कर रही है उसको बोलते हैं राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार को भी बहुत सारी वो दी गई, शक्तियां दी गई। अब ब्रुसेल्स जो कि यहाँ की राजधानी है, उसमें क्या था, हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, उसमें क्या किया गया, एक अलग से एक सरकार बनाई गई, इन विच कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिनमें कि जो दो समुदाय थे, दो भी समुदाय थे, उनको सबको बराबर का प्रतिनिधित्व, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया। The French speaking community accepted the equal representation as Dutch speaking accepted in the central government, और फ्रेंच कम्युनिटी ने इस चीज को भी स्वीकार कर लिया और डच स्पीकिंग ने सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि देखो ब्रुसेल में जो थे फ्रेंच बोलने वाले सबसे ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल में मान लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर भी बराबर प्रतिनिधि रहेंगे, और जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच ज्यादा थे तो उन्होंने भी ये माना था कि हाँ यहाँ पर भी जो हम ज्यादा हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि रहेंगे डच और फ्रेंच वो बराबर रहेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट, और एक सामुदायिक सरकार बनाई गई लोगों द्वारा, उसमें क्या था, वो क्या थी, टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ रहते हो आप इससे कोई मतलब नहीं, जो किस पर जोर देती थी, शिक्षा पर, भाषा पर और ऐसे चीजों के मुद्दों पर। तो बेटा ब्रुसेल एक बहुत बड़ा, मतलब सॉरी ब्रुसेल कह रहा हूँ, बेल्जियम ने एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि किस तरह से जो भी एथनिक, डिफरेंट एथनिक ग्रुप है एक देश में, उनको एक साथ लेकर कैसे चलना है ताकि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद या फिर झगड़ा इन सभी ग्रुप्स में आपस में ना हो पाए। अगला देखते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका का देखा आपने लोगों ने ना, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, श्रीलंका तो सिविल वॉर में चला गया, क्योंकि उसने क्या अपना लिया, मेजोरिटीज, बहुलवाद अपना लिया, और बहुलवाद से क्या होता है, किसी भी देश का नुकसान ही होता है। What do we learn from these two examples, बेल्जियम एंड श्रीलंका? देखो बेल्जियम और श्रीलंका से हम क्या सीखते हैं, बेल्जियम की बात करें तो लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and the regions, कि हम ना जो भी जितने भी रीजन है, मतलब जितनी भी कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी का हम सम्मान कैसे कर सकते हैं, सभी को बराबर का दर्जा देकर, सभी को बराबर का सम्मान देकर, रिजल्ट इन द म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। देखो शेयरिंग पावर, सत्ता की साझेदारी, तो जो सत्ता की साझेदारी होगी वो सभी जितने भी यहाँ पर हमारे ग्रुप हैं इन सब में बराबर की होगी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। पहले उसमें देखोगे आप क्या नाम है, ब्रिटेन में क्या, उसमें बेल्जियम में क्या किया इन्होंने, बेल्जियम में सबको सत्ता में बराबर की साझेदारी दे दी गई ताकि किसी के बीच कोई विवाद पैदा ना हो सके। ब्रुसेल बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ब्रुसेल जो है यानी कि जो उसकी राजधानी है वो यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर भी है, यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोपीय के कुछ देशों का समूह है।
और दूसरी तरफ श्रीलंका क्या था, उसने बहुलवाद को अपना लिया, और बहुलवाद को अपनाने के बाद क्या हुआ, उसमें जो सिंहली जो थी उसका प्रभुत्व रहा शासन पर, और वो समुदाय, तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया, जो बहुल शासन था उसको अपना लिया। उसने बाकी दो समुदाय तमिलों के साथ सत्ता को शेयर करने में, यानी कि जो पावर थी उनको शेयर करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड लेड टू द सिविल वॉर, जिससे कि गृह युद्ध छिड़ गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ध्यान रखना कि इसमें इक्वल का पावर शेयरिंग है ब्रुसेल में, और श्रीलंका में क्या है, ये बहुलवाद पर आधारित है। ठीक है, मतलब इसने किसको अपना लिया, बहुलवाद को, कि जो कम्युनिटी ज्यादा है उसी का शासन होगा। इस कारण से दूसरी जो तमिल लोग थे वो अपने आप को अलगाव महसूस करने लगे, और इस कारण से ये देश किस में चला गया, सिविल वॉर, जो मैंने आपको बताया कि सिविल वॉर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है इसको ना मैं अभी, इसके बाद जो अगली चीज है इसको मैं अभी इसका पार्ट 2 बनाता हूँ इसकी वीडियो। ठीक है, इसका मैं शेयर करूंगा आपको पार्ट 2 में, इसका पार्ट 2 भी रहेगा। ठीक है, अभी तक आपको शायद ये चैप्टर समझ आया होगा, जितना आपको समझ आया ना अच्छे से, आप इसको अगर नहीं समझ आए तो एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और समझिए, और इसका पार्ट 2 देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद, या फिर शाम तक मैं इसका अपलोड करता हूँ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से समझिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।